हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 5 जैव प्रक्रम के पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे, जहां हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो श्वसन हमारा क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। श्वसन में कितने चरण होते हैं, कितने भाग होते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। श्वसन जो होते हैं हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, उसमें कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, इन सभी बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। तो श्वसन क्या होते हैं, तो कोशिका द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायुमंडल से ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो श्वसन जो होते हैं वो मुख्यतः 2 चरणों में होते हैं। श्वसन जो होते हैं मुख्यतः 2 चरणों में होते हैं। तो पहला चरण हमारा हो जाता है सांस लेना, जिसे हम लोग अंतः श्वसन कहते हैं। तो अंतः श्वसन या सांस जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, तो वायुमंडल से हम लोग वायु को जब ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो वह हमारा अंतः श्वसन कहलाता है। लेकिन जब हम फेफड़े द्वारा वायु को जो लिए हैं उसको जब हम लोग छोड़ते हैं, तो वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया हमारा सांस छोड़ना या निःश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है 2 चरणों में होता है, अंतः श्वसन, निःश्वसन। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्रियाकलाप 5.4 को देखते हैं। तो 5.4 में हमसे क्या कह रहा है कि एक प्रखनली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी, तो चूने को पानी को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? चूने को पानी के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लीजिए, इस चूने के पानी में निःश्वास, मैंने निःश्वास क्या हो गया? छोड़ने, सांस को हम लोग छोड़ेंगे वो हमारा निःश्वास हो गया। निकली वायु प्रवाहित कीजिए। नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा सूखी प्रखनली में ताज़ा चूने का पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। चित्र 5.7b में हमको दिखाया गया है। नोट कीजिए, इस बार चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। निश्वास द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हमें क्या दर्शाता है? तो जब हम सांस को छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा होती है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ए में हमारा क्या है, तो ये नलिका है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, निश्वास कह रहे हैं, निश्वास कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। तो इसमें पानी जो है, प्रखनली में चूने का पानी है, वो दूधिया कितने देर में हो रहा है। दूसरी बार में हम देखते हैं तो उसमें दूधिया कितने बार में हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को देखना है। आगे हम क्रियाकलाप 5.5 को देखते हैं। किसी फल का रस या चीनी का घोल, तो फल का रस या चीनी का घोल हमको लेना है, उसमें कुछ ईस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कॉर्क लगी प्रखनली में इस मिश्रण को ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली में स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार किए चूने वाली प्रखनली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को, इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के बाद के बारे में हमें क्या दर्शाता है? पिछले अनुभाग में पोषण पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो पिछले अनुभाग जो थे वहाँ हमने पोषण के बारे में चर्चा किया था। पोषण क्या होते हैं उन सभी के बारे में देखा था। पादप में कैसे होते हैं, जीवों में कैसे पोषण होते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा किया था। स्वपोषी जो पोषण है क्या है, विषमपोषी पोषण क्या है, उन सभी बिंदुओं पर भी हमने चर्चा किया था पिछले भाग में, पार्ट 1 में। जिन खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। तो जो भी क्रियाएं होती है, जिन हम खाद्य पदार्थों का अंतःग्रहण करते हैं पोषण के लिए, उनमें कोशिकाएं उनका उपयोग जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। अलग अलग जो जीव होते हैं वो जो पोषण होते हैं या ऊर्जा प्राप्ति के उनके तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O में विखंडित करने के लिए करते हैं। जबकि कुछ अन्य जीव भी होते हैं वो जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन होता है। जैसे ग्लूकोज जो होते हैं तो C6H12
O6 होते हैं। तो इनमें जो कार्बन के कितने हैं तो 6 हैं। तो पाइरुवेट बन जाते हैं तो उनमें क्या होता है, कार्बन के 3 ही परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 3 अणु होते हैं पाइरुवेट में। किसमें, पाइरुवेट में। तो ये 6 अणु जो होते हैं टूट कर 3 अणु में विखंडित हो जाते हैं। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। और ये जो क्रियाएं होती है वो कहाँ होता है, तो हमारा कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इसके बाद क्या होते हैं, तो पाइरुवेट जो होते हैं वो इथेनॉल और Ca2 में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। यह प्रक्रम कहाँ होता है, तो किण्वन के समय जब हम ईस्ट में देखते हैं तो ये प्रक्रिया ईस्ट में होती है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह वैसी प्रक्रिया जिसमें वायु या ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। तो ये क्या करते हैं, तो जो कार्बन के 6 परमाणु वाले होते हैं वो विखंडित होकर कार्बन के 3 परमाणु वाले अणु वाले पाइरुवेट में विखंडित होते हैं। और 3 क्या होते हैं, तो 3 जो अणु होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु दे देते हैं। और जो हमारा दूसरा उत्पाद होता है वो जल बनता है, क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह वायवीय श्वसन कहलाता है। और वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो जो प्रक्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो हमारा वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। तो जो वायवीय श्वसन है उनमें ऊर्जा का जो मोचन होता है अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पाइरुवेट के जो विखंडन होते हैं उसके लिए हम लोग दूसरा जो रूल होते हैं, रास्ता होते हैं, उसको अपनाते हैं। यहाँ पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन परमाणु वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अचानक किसी क्रिया में के होने से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जो क्रैम्प का कारण हो सकता है। जैसा कि हमारे पास एक रासायनिक संरचना दी हुई है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन है। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन 6 है, मतलब कार्बन के 6 अणु हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ये कोशिका द्रव में होती है। कोशिका द्रव में होने से ग्लूकोज के जो अणु रहते हैं वो टूट जाते हैं और पाइरुवेट के 3 अणु देते हैं और साथ में ऊर्जा देते हैं। जब ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में होती है, तो ये एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, तो एथेनॉल क्या होते हैं C2H5OH एथेनॉल में, और क्या बन जाते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए 2 कार्बन वाले अणु, तो यहाँ C2 है, तो एथेनॉल में कितने कार्बन अणु होते हैं, तो 2 कार्बन अणु होते हैं। जब ये कहाँ, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में ये होता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जब हमारी पेशी में कोशिकाएं में होती है तो वहाँ पे क्या बनते हैं, लैक्टिक अम्ल बनते हैं और ऊर्जा बनते हैं और 3 कार्बन अणु का निर्माण होता है। कितने कार्बन अणु का निर्माण होता है, 3 कार्बन अणु का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है तो नामक जो अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। किसके तरह रूप में कार्य किया जाता है, तो ये ईंधन के रूप में हमारी कोशिकाओं में कार्य करते हैं। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। तो जो एटीपी होते हैं अगर वो विखंडित होते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, निर्मुक्त होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोस्मी इंडोथर्मिक क्रिया का परिचालन करती है। तो जो विखंडन होती है एटीपी, तो वो किसके क्रिया का परिचालन करती है, तो इंडोथर्मिक जो होती है, आंतरोस्मी होती है, उन क्रियाओं को ये परिचालन करती है। तो एटीपी जो हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि एटीपी जो है कोशिकाओं में उत्पादित एक ऊर्जा है। एटीपी क्या है, तो हमारे कोशिकाओं में जो उत्पादित ऊर्जा होती है वो हमारा एटीपी कहलाती है या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाती है। अब यहाँ हम एटीपी के बारे में देखते हैं। तो एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी क्या है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और अकार्बनिक फॉस्फेट से जब अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा के साथ तो एडीपी और पी आपस में मिलकर एटीपी का निर्माण करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। आंतरोस्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि हमारे जो श्वसन होते हैं उस क्रिया में जो ऊर्जा का जो संचरण होता है, चाहे ऊर्जा किस रूप में रक्षित रहती है या वहाँ पे कह सकते हैं कि किस रूप में रहती है, तो हम कहेंगे एटीपी के रूप में ऊर्जा जो होता है वो संचित रहती है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलगनता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो जब टूटते हैं तो ये 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर जो होते हैं कि ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। तो कभी कभी आपसे ये भी सवाल करे कि जो एटीपी होते हैं उनका काम क्या है, एटीपी का काम क्या है, तो हम कहेंगे कि जो एटीपी होते हैं वो हमारे पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण या तंत्रिका आवेग का संचरण करने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। अब हम आगे, क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, तो जो वायवीय श्वसन होते हैं वो ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि वायवीय जो श्वसन होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान जो होते हैं वो रंध्र के द्वारा कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्टोमेटा भी कहते हैं। और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। तो ये जो प्रक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो ये विसरण के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, आदान प्रदान विसरण की प्रक्रियाएं द्वारा होती है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की क्रिया है। तो जब हम रात्रि में देखते हैं तो उस समय क्या होता है, तो उस समय पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं जिससे ऑक्सीजन तो निर्मुक्त नहीं होती है, तो वहाँ क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो निष्कासन होता है, उत्सर्जित होते हैं, वही आदान प्रदान होती रहती है। दिन में श्वसन के दौरान CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना
मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो स्थलीय जंतु होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, परंतु जो जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन की उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, तो जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन होते हैं उसको लेते हैं, लेकिन जो स्थलीय होते हैं वो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेते हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप 5.6 को देखते हैं। एक जलाशय में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपना मुंह खोलती है और बंद करती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद भी खुलता है और बंद होता रहता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट के अंदर और बाहर करने से कीजिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में मिले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जो जीव होते हैं जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। जबकि क्योंकि जल में मिले ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। तो जो ऑक्सीजन की जो मात्रा जल में होती है वो बहुत ही कम है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा से। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षाकृत द्रुत होती है। तो इसीलिए हम देखिएगा तो जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वास दर क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में लेता है। तो जो विलेय ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, रुधिर में चला जाता है, जिसे ब्लड भी कहते हैं। ब्लड स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि जो स्थलीय जीव होते हैं वो धरती पर रहते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित होती है। तो सभी जीवों में देखिएगा तो अलग अलग जो होते हैं कि ऑक्सीजन के लिए भिन्न भिन्न अंग जो होते हैं और वो भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अलग अलग ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है। तो क्या करती है वो, तो उसकी सतही क्षेत्रफल जो होती है वो बढ़ा देती है। जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है। अतः यह सतह बहुत पतली होती है। यह सतह जो होती है वो बहुत पतली होती है तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से शरीर के अंदर अवस्थित, अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रिया विधि होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमसे क्या कह रहा है, और अधिक जाने। तंबाकू का सीधा उपयोग या सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुसफुस बीमारियां और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए प्रमुख कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ रही है। स्वस्थ रहें, बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहे। आगे हमको कह रहा है मनुष्य में चित्र 5.9 में वायु शरीर के अंदर नसा द्वारा जाती है। तो जो हम मनुष्य होते हैं उसमें जो हमारा वायु होता है वो नसा के द्वारा हमारे अंदर जाती है, शरीर में प्रवेश करती है। नसा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है। तो जो हमारे नसा द्वारा जब वायु जाती है तो हमारे नसा द्वार में महीन बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो वायु को निस्पंदित कर देते हैं, छान देते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित हो जाती है। तो रहित जो धूल होते हैं या अशुद्धियाँ होते हैं वो बाहर ही रह जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की भी परत होती है जो इस मार्ग में हमारी सहायता करती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है। फिर क्या होता है, तो वो हमारा कंठ के द्वारा क्या होता है, फुसफुस धमनी में प्रवाहित हो जाती है। कंठ में
उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। तो जो हमारा कंठ होते हैं उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे देखिएगा तो इस तरह से ये हमारा क्या है, उपास्थि के वलय हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारा वायु मार्ग हो वो निपतित नहीं हो। धीरे धीरे जो होते हैं वो जो श्वसन क्या होते हैं, तो फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो ये छोटी छोटी जो नलिकाएं रहती है उसमें वो विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ छोटी छोटी हमको रचनाएं दिख रही है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु में ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुसफुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आगे हमारा कह रहा है कि जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे जो जंतु होते हैं अगर उनका शरीर का आकार बढ़ता है तो अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। तो जब दाब हमारा शरीर का आकार बढ़ता है तो क्या होता है कि अकेले सिर्फ विसरण ही दाब के शरीर अंगों में नहीं पहुंचा पाता है, तो उसकी दक्षता क्या होती है, कम हो जाती है। फुसफुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। तो मानव में श्वसन में जो वर्णक होते हैं वो क्या है, तो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो लाल रुधिर में ये हमारे किस में पाए जाते हैं, तो RBC में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल लाल रुधिर कणिकाएं में उपस्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय हैं और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या है कि जल में घुल जाते हैं, तो इसका जो परिवहन होते हैं वो हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होते हैं, घुले हुए अवस्था में होते हैं। यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र तक ढक लेगी। यदि हम कूपिकाओं की सतह को फैला दें तो ये क्या होता है कि 80 वर्ग मीटर तक की क्षेत्र को ढक लेती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष होता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुसफुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगिष्ठ तक पहुंचाने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगता। क्या आपको इस प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? अब इसमें हमने देख लिया है इसके कॉन्सेप्ट को, तो अब हम इसके प्रश्नों पर भी एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि जो श्वसन के लिए होते हैं, तो श्वसन जो हैं कि उनमें ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद होते हैं? तो हमने देखा था कि जो जलीय जीव होते हैं वो अब जल में विलेय ऑक्सीजन को लेते हैं। वो क्या लेते हैं, तो जल में जो विलेय ऑक्सीजन होते हैं उनको वो ग्रहण करते हैं। तो जो जल में विलेय ऑक्सीजन होते हैं वो वायु में जो खुले में ऑक्सीजन होते हैं उसकी तुलना में बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, उसकी तुलना में बहुत कम होते हैं। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर जो होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है, द्रुत होती है, कम होती है। तो जबकि जो स्थलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत अलग अलग अंग होते हैं, भिन्न भिन्न अंग होते हैं स्थलीय जीवों में, जिससे
वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। ये सभी क्या करते हैं कि अंगों को सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं कि जो उनके सतही क्षेत्र होते हैं वो बढ़ा देते हैं, जिससे वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और संपर्क में आ जाते हैं। इसलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव को माने लाभ होती है और जलीय जीव को दिक्कत होती है, दूरत्व होती है। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों से में प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पाथ क्या है। तो जो ग्लूकोज से ऑक्सीकरण होते हैं उनकी ऊर्जा का पाथ क्या है, तो हमने देखा था कि हमने ग्लूकोज लिया था, तो ग्लूकोज जो होते हैं C6H12O6, तो ये जो होते हैं कि कोशिका द्रव में क्या होते हैं, इनका विखंडित हो जाते हैं और कोशिका द्रव में विखंडित होकर ये क्या बना रहे थे कि 3 अणु वाले पाइरूवेट बना रहे थे। और ये जो प्रक्रिया जब वायु के अनुपस्थिति में हो रही थी, O2 के अनुपस्थिति में हो रही थी, तो हमने देखा था कि ईस्ट में होता रहता है। तो ऐसे में देखा था कि एथेनॉल बन रहा था, C2H5OH एथेनॉल बन रहा था और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। जब ये ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशी में हो रहे थे तो वहाँ क्या बन रहा था, लैक्टिक अम्ल बन रहा था और ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। जब यही ऑक्सीजन की उपस्थिति में था तो हमने देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस हो रहे थे। कहाँ हो रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और CO2 और जल का निर्माण हो रहा था, साथ में ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा था। तो यही हमारा क्या था कि विभिन्न पाथ है। आगे हमसे कह रहा है कि मनुष्यों में जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो हम मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर में जो हमारी फुसफुस कुपिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में RBC लाल जो रुधिर कणिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें मौजूद जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है। तो जो हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो जल में विलेय हो जाते हैं, इसलिए ऊतकों में फुसफुस तक परिवहन हमारे रुधिर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, रुधिर के माध्यम से होता है, या हम इसे प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या होता है, तो प्लाज्मा में होता है, माने ये विलेय अवस्था में करते हैं। किस अवस्था में करते हैं परिवहन, तो ये विलेय अवस्था में प्लाज्मा द्वारा या रुधिर द्वारा करते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकलित किया गया है। तो फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी नलिकाओं में विभाजित होती है। तो फुसफुस होती है तो उसमें जो नलिकाएं जो होती है छोटी छोटी में विभाजित होती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्कृत हो जाती है, जिसे हमने देखा था कि हमने उसे कूपिका कहा था। क्या कहा था, कूपिका कहा था। तो कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। यदि कूपिका की सतह को फैला दिया जाए तो हमने देखा था कि लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर या 80 वर्ग मीटर ही लिखिएगा, 80 से 100 वर्ग मीटर की दूरी जो होती है वो क्षेत्र को ढक लेती है। इस तरह हमारे फुसफुस गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल बनाती है। और ये क्या करती है, तो अधिकतम क्षेत्रफल का निर्माण करती है। इस तरह से हमने पार्ट 2 वीडियो में श्वसन के बारे में देख लिया। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में वहन के बारे में चर्चा करेंगे और वहन के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इस अध्याय से जुड़े हुए आपको कोई दिक्कत है, समस्या हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ जैव प्रक्रम के, तब तक के लिए इतना ही, बाय।